हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साधना और मनोज दोनों एक छोटे से हरिपुर नाम के गांव में अपना एक ढाबा चलाते थे और उनका ढाबा भी काफी पुराना था। कई लोग वहां आते थे। गर्मी का मौसम आ जाता है और अब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इस वजह से उनका ढाबा अब अच्छा नहीं चल रहा था। ये देखकर मनोज अपनी पत्नी साधना से कहता है, लगता है आज भी हमारा खाना फेंका ही जाएगा। जब रोज इतना इतना खाना फेंका जाता है तो बहुत बुरा लग रहा है। इस गर्मी में तो और भी हाल बुरा हो गया है हमारा। वही तो, अब तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। इतना पुराना ढाबा है हमारा, लोगों को यहाँ का खाना भी पसंद है, लेकिन फिर भी अब हमारे ढाबे में इतना सन्नाटा है। कोई बात नहीं है, वक्त ही चोट देता है तो वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते ही हमारे पैसे जमा किए हुए भी सब खत्म हो जाते हैं। गरीब का ढाबा है जो और गरीबी में जा रहा है। अब इस सड़ी गर्मी में लोग घर से ही नहीं निकलना पसंद करते हैं, तो हमारे ढाबे में कैसे खाना खा पाएंगे। काम न चलने की वजह से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब भी हार नहीं मानते हैं। शाम का समय होता है और दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे पता चलता है कि उनके बेटे अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों भागकर गांव के बाहर के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ही हमारे जीने का आखिरी सहारा है, वो ठीक तो है ना। देखिए, आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक तो है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों है, बताइए ना। हमारा बेटा ठीक तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बोलिए ना, वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से आपके बेटे की आंख की रोशनी चली गई है। अगर आपको अपने बेटे की आंखों की रोशनी चाहिए तो उसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए आपके काफी पैसे लगेंगे। आप बता दीजिए क्या करना है। क्या करना है? अरे, हमारे बेटे की आंख की रोशनी चली गई है और आप वो रोशनी ला सकते हो तो ले आइए ना, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। दोनों घर आते हैं और यहाँ वहाँ से काफी कर्जा लेते हैं, लेकिन पूरे पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी साधना कहती है, सुनिए जी, हमारे लिए सबसे जरूरी हमारा बेटा। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया अभी तक, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपना ढाबा बेच देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, ढाबा तो दोबारा बन ही जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो दोबारा नहीं आ पाएगा ना। और घर ढाबा ही हमारे लिए आखिरी रास्ता है। तो ठीक है, मैं अभी जाकर बात करता हूँ और ढाबा बेच देता हूँ। ठीक है, आप जाइए और ढाबा को बेचकर पैसे ले आइए। अब तक मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हमारा बेटा वहाँ अकेला होगा। पैसों का इंतजाम हो जाता है और उन दोनों के बेटे की आंख की रोशनी वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उनका बेटा घर आ जाता है। घर आने के बाद धीरे धीरे हालात में सुधार आ रहा था, लेकिन अब साधना और मनोज दोनों के पास कोई काम नहीं था। अब तो हमारा ढाबा भी नहीं है हमारे पास। हमें कुछ तो करना होगा ना। हमारे बेटे के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। मैं खुद इतने दिनों से घर पर रह रहकर यही सोचता रहता हूँ कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या काम करें। हमारी कमाई का एक लौता ढाबा सहारा था, अब तो वो भी चला गया। अब इस बुढ़ापे में हमारा बच्चा ही हमारा सहारा है, लेकिन बच्चे को पैर पर खड़े होने के लिए हमें अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लोग अचानक से एक नया ढाबा तो खड़ा नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि कहीं किराए पर ही ढाबा खोल ले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं। दोनों काफी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद साधना और मनोज दोनों जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जा रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है। जंगल में इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? चलो चलकर एक बार देखते हैं। लेकिन उस खाली घर से हमें क्या लेना देना है? अरे तुम चलो तो मेरे साथ। भगवान ने रास्ते में खाली घर दिखाया है, क्या पता ये हमारे लिए कोई रास्ता ही हो। दोनों उस घर में जाते तो देखते हैं कि वो पूरा खाली होता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, आप लोगों का ही है क्या ये घर? लग तो नहीं रहा कि ये आपका ही घर है। इतने समय से खाली था। आप यहाँ क्या करने आए हो? आप यहीं कहीं रहते हो क्या? हाँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। काफी समय से देख रहा हूँ ना,
यहाँ कोई आता है न कोई जाता है, खाली ही पड़ा रहता है बस। एसी भी है काफी, गर्मी में गर्मी का एहसास भी नहीं होता है यहाँ तो, लेकिन अभी एसी ठीक नहीं है। एसी? यहाँ एसी भी है? आपको एसी ठीक करनी आती है? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सब काम आते हैं। अगर आपको एसी ठीक करवाने हो तो बताओ, अभी कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर आप ये सारे एसी ठीक कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे जो भी बनते होंगे आपके। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अभी बस देखो। वो लोग एसी ठीक करवाते हैं और उसके बाद घर की साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई करने के बाद अब दोनों पति पत्नी अपना ढाबा वहाँ खोल लेते हैं। गर्मी के कारण हमारे पहले वाले ढाबे में तो कोई आता ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो एसी है, यहाँ तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे कोई गलत इरादे तो है नहीं, और भगवान है ना, वो हमें ऊपर से देख रहा है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो भगवान सजा दे देंगे, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल भी जरूर देंगे। हमारे नए ढाबे को खोल लिया है हमने, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे नए ढाबे में लोग आएंगे? ये तो गांव से बाहर जंगल में है, यहाँ कौन आएगा? गांव से बाहर है, जंगल में है, लेकिन एसी वाला ढाबा तो गांव में पहली बार ही खुला है ना, और लोगों को हमारा एसी ढाबा पसंद आएगा। दोनों एसी ढाबे में भी काफी मेहनत करते हैं, किसी बात का कोई घमंड नहीं करते। धीरे धीरे एसी ढाबा वापस से गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। लोगों का अब वहां आना जाना लगा रहता है। काम भी अच्छा चल रहा था, खासकर आने की वजह एसी ही होती है। लेकिन उन गरीब पति पत्नी की तरक्की देखकर दूसरे ढाबे का आदमी भैरव बहुत जल रहा था। इतनी मुश्किल से इन दोनों का ये ढाबा मैंने हथिया लिया था। अब यहाँ मैंने अपने पैर जमाए ही थे कि अब इन दोनों ने अपना वहाँ एक एसी ढाबा शुरू कर दिया। अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं अपना काम कब शुरू करूंगा? बहुत हो गया पति पत्नी का नाटक, अब ना रहेगा एसी और ना रहेगा एसी ढाबा। भैरव को इतनी ज्यादा जलन होती है कि अब वो रात के अंधेरे में उनके ढाबे पर जाता है और ढाबे की सारी एसी निकाल कर जुराने लगता है। तभी मनोज की आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है मेरे ढाबे में? मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। मनोज धीरे से झांकता है तो उसे भैरव एसी चोरी करता हुआ दिखता है और वो अपना डब्बा फोन उठाता है और तुरंत वहाँ पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस भैरव को गिरफ्तार कर लेती है और पति पत्नी का एसी ढाबा अच्छा चलने लगता है। सुलेखा और मनोज की एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है। वर्षा गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और उसके माता पिता दोनों गांव में लोगों की शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करते हैं। अरे सुलेखा बहन, मनोज भाई, आपके हाथ के बने इस खाने की खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अरे हो ना हो, हमारी बेटी की शादी में आए सारे मेहमान आज भर भर कर तारीफ करके जाएंगे आपकी, देखना आप। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन जी। सुलेखा और मनोज के हाथ का खाना खाकर शादी में सभी मेहमान उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। बांधते भी क्यों ना, सुलेखा और मनोज दोनों के हाथों में अलग सा ही जादू होता है। उनके हाथ के बने खाने को खाकर सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। वर्षा बिटिया, जा जाकर पढ़ाई कर ले। क्यों मुझे देख रही है तू खाना बनाते समय? माँ, मुझे आपको यूँ खाना बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से खाना बनाती हो वो देखना बहुत पसंद है मुझे। अरे वर्षा बिटिया, इसी बात पर कल तुम हमारे लिए कुछ बनाओ। वैसे भी तुम्हारी परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और तुम्हें कल की छुट्टी भी है। ठीक है पापा, मैं आप दोनों के लिए कल आप दोनों की जैसी कड़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। वर्षा अगले दिन कड़ी चावल बनाती है। उसके हाथ का कड़ी चावल खाने के बाद मनोज और सुलेखा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वर्षा बिटिया, तुमने ये क्या बनाया? तुम्हारे बनाए हुए ये कड़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ वर्षा बिटिया, एकदम अपनी माँ की तरह ही बनाए हैं तुमने कड़ी चावल। मजा आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ पापा। खाइए ना, और लीजिए, ये लीजिए ना, और कड़ी लीजिए, चावल भी बहुत सारे हैं। मनोज और सुलेखा ने अपनी बेटी वर्षा की पढ़ाई के लिए एक अमीर सेठ बलजीत से पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन सही समय पर वो पैसे चुका नहीं पाते, जिस कारण बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है।
तुझे मैंने जरूरत के समय पर पैसे दिए थे, लेकिन तूने क्या किया? लेते वक्त तो बड़ा वक्त पर आया था, लेकिन देने के वक्त पर तेरे हाथ पीछे क्यों हट गए हैं? अब बोल। बलजीत सेठ, मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपके पैसे सही समय पर सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में असफल रह गया। बलजीत सेठ, हमें बस 1 और महीने की मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, ब्याज के साथ। बस 1 महीना और। हाँ बलजीत सेठ, हम आपसे विनती करते हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरे घर पर नौकर बनकर रहोगे तुम दोनों, मेरे पैरों तले। क्या? मनोज और सुलेखा को ना चाहते हुए भी बलजीत के घर पर नौकर बनकर रहना पड़ता है। जब वर्षा कॉलेज से घर लौटती है, तब उसे पड़ोसन से पता चलता है कि उसके माता पिता को बलजीत ने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा है। क्या? हाँ वर्षा, अब तुम्हें ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने माता पिता को उस बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वाना होगा। तुम ही अपने माँ पापा की इज्जत को फिर से लौटा सकती हो। हाँ काकी, मैं अपने माँ और पापा को उस दुष्ट बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वा कर ही रहूंगी। वो दोनों मेरे माता पिता हैं और वो किसी के पैरों की धूल कभी नहीं बन सकते। मैं खूब मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके अपने माँ और पापा को वहां से मान सम्मान के साथ वापस लाऊंगी। वर्षा ठान लेती है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन गांव में उसे कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। पड़ोसन उसे कढ़ी चावल बेचने की सलाह देते हैं। कढ़ी चावल? हाँ वर्षा, कढ़ी चावल। मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ का बना कढ़ी चावल देखा था। सुलेखा बहन बता रही थी कि तुम तो हूबहू उन्हीं की तरह बनाया करती हो। हाँ, एकदम वैसा ही बनाया था। इसीलिए अब तुम कढ़ी चावल बेचना और देखना कितनी तरक्की होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन मैं कहाँ बेचूंगी कढ़ी चावल? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ऑटो रिक्शा मेरे आंगन में वैसी ही पड़ी हुई है। तुम उस ऑटो रिक्शा को चला चला कर जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेच सकती हो। ठीक है काकी, धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए, और साथ ही मुझे काका की ऑटो रिक्शा देकर मेरी मदद करने के लिए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। जाओ बेटी, अपने माँ और पापा के सम्मान को वापस लाना है तुम्हें। हाँ काकी। पड़ोसन के स्वर्गवासी पति की ऑटो रिक्शा चलाते हुए वर्षा अब कॉलेज के बाद कढ़ी चावल बेचने लगती है और जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेचने से उसकी खूब प्रगति होने लगती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, वर्षा का स्पेशल कढ़ी चावल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी कढ़ी चावल तो आजकल के इस नए जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे लगता है इनमें डाले हुए मसाले तुमने अपने हाथों से पीसे हैं। हाँ, तभी तो ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार लग रहे हैं। मुझे और 1 प्लेट कढ़ी चावल दे दो। जी लीजिए ना, ये लीजिए। वर्षा ऐसे ही गांव की हर एक गली में ऑटो रिक्शा ले जाती है और कढ़ी चावल बेचती है, और इस प्रकार वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है, और उसने 15 से 20 दिनों में ही ढेर सारे पैसे जोड़ लिए होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने 15 से 20 दिनों के समय में इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, वो भी केवल कढ़ी चावल बेचकर। अब मैं इन पैसों से अपने माँ और पापा को उस मूर्ख बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद कर दूंगी। कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगी। वर्षा उन पैसों को एक कनस्तर में रख देती है और सो जाती है। ये सब एक चोर ने खिड़की से देख लिया होता है, और वर्षा के सोने के बाद वो चोर छुप के वर्षा के घर में घुसता है और उस कनस्तर को चुरा ले जाता है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है, तब वो उस कनस्तर को गायब देख हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरा कनस्तर? वो कनस्तर कहाँ चला गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे? ये क्या, खिड़की रात में खुली थी? अरे नहीं, इसका मतलब मेरे पैसे किसी ने चोरी किए हैं। नहीं। वर्षा बहुत परेशान हो जाती है और उसका रोना निकल आता है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे छुड़ाऊंगी अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के घर से? तभी वहां पर अचानक से पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? काकी, मेरा कनस्तर जिसमें मैंने सारे पैसे रखे थे वो चोरी हो चुका है।
क्या? चलो बेटी, अभी पुलिस थाने चलो। हम दोनों वहां जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ काकी, पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी। वर्षा और पड़ोसन घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर वर्षा को पूरे 300 लोगों के कढ़ी चावल का ऑर्डर देता है। आश्रम में मुझे कढ़ी चावल देने हैं। सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया कढ़ी चावल बनाती हो तुम। पूरे 300 लोगों का कढ़ी चावल? अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे 15 दिन की मेहनत, जितने पैसे ही मिलेंगे तुम्हें इस ऑर्डर से। अब जो हुआ सो हुआ, चोर पैसे चुरा कर ले गया, लेकिन तुम्हें दुखी होकर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और अब जो नया मौका मिला है उसका पूरा लाभ उठाकर अपना काम अच्छे से करना है। हाँ काकी। पड़ोसन भी उस दिन वर्षा की मदद करती है और वर्षा समय पर वो ऑर्डर पूरा करके कमाए हुए पैसों से अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद करती है। कुछ दिनों बाद गांव की पुलिस उस चोर को भी पकड़ लेती है और वर्षा को वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं। वर्षा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कढ़ी चावल बेचना जारी रखती है और खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।